हिंदी साहित्य की कहानियों के संकलन से आज सुनिए हिंदी की सुप्रतिष्ठित लेखिका सुबोध चतुर्वेदी जी की लिखी हुई कहानी बिखरे स्वप्न। तो शुरू करें कहानी बिखरे स्वप्न। लाल लाल टमाटर देखकर छांट रही थी। मेरा पूरा ध्यान सब्जी वाले पर था, जो बीच बीच में अधपके टमाटर चढ़ाए दे रहा था। अचानक अपना नाम सुनकर पलट कर देखा, एक बार की तो पहचान ही नहीं पाई। बेहद कृशकाय मलिन चेहरा लिए वो युवती कौन है? मुझे मधु दीदी कहकर पुकार रही थी। चेहरा परिचित लगा, पर नाम विस्मृत ही रहा। मुझे असमंजस में देख वो आगे बढ़ी। अरे दीदी, पहचाना नहीं? मैं संध्या। तुम संध्या? इस हालत में कोई भी तुम्हें कैसे पहचान सकता है? क्या हाल बना रखा है? कहाँ वो हंसता खिलखिलाता चेहरा और एक ये गमगीन उदार चेहरा। सच कहो, क्या बात है? संध्या सक पकाई। अरे दीदी, टाइफाइड हो गया था, बस उसकी कमज़ोरी है, और कुछ नहीं। परंतु मुझे धोखा देना इतना आसान नहीं था। देखो संध्या, शारीरिक कमजोरी तो कुछ दिनों में दूर हो जाएगी, पर यदि मन बीमार हो तो ठीक होना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मुझे अपना हमदर्द मान सकती हो। घर पर आओ, बैठकर बातें करेंगे। ठीक है दीदी, कहकर संध्या चली गई। पर मेरे साथ साथ चली आईं विगत स्मृतियाँ। मन उदास हो आया। क्या ये वही संध्या है, मेरी छोटी बहन इंदु की सहेली? इंदु मुझसे 2 बरस छोटी थी। साथ हम लोग कॉलेज जाते। मित्र मंडली भी लगभग वही थी। सब मित्रों में सबसे जिंदा दिल बिंदास यही लड़की थी। कॉलेज में लड़कों ने इसे हरी मिर्च का नाम दे रखा था। मुंहफट इतनी कि सब घबराते थे। स्पष्ट बोलना, खुश रहना उसके जीवन का मूल मंत्र था। एक तरह से वो हमारे ग्रुप की शान थी। जिस दिन नहीं आती महफिल उदास लगती। घर पर आते ही दरवाजे से चिल्लाती, कहाँ हो इंदु, कहाँ हो मधु दीदी? अम्मा, आज चौके में क्या बन रहा है? बड़ी खुशबू आ रही है। धड़धड़ाते हुए उसका आना, पटरा खींच कर बैठ जाना, फिर माँ से फरमाइश करना। संध्या का ये आत्मीय व्यवहार माँ को मुदित कर जाता। वे कहती, बेशक इसने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, पर पिछले जन्म में जरूर ये मेरी बेटी रही होगी। हम दोनों बहनों से उसका रंग दबा हुआ था। अक्सर हम दोनों के बीच बैठ जाती, फिर कहती, देखो 2 हंसों के बीच कोयल कैसी लग रही है। बात बात में स्वयं पर निशाना साधना उसका शगल था। कभी दार्शनिक अंदाज में कह उठती, बेटा यही खेलने खाने के दिन हैं। शादी हो गई तो नोन तेल के चक्कर में सब भूल जाएंगे। उधर मियाँ जी चिल्लाएंगे, इधर बच्चे। इंदु तुरंत प्रतिवाद कर बैठती, क्यों, हम क्या उनके गुलाम बनकर रहेंगे? आज बराबरी का ज़माना है। संध्या तुरंत टोक देती, बेटा जब ऊँट पहाड़ के नीचे आएगा तब देखेंगे। लाख बराबरी का ज़माना हो, पुरुष अपना स्वामित्व तो कभी नहीं छोड़ता। हम कितना भी पढ़ लिख जाएं, ऊंचे पद पर आसीन होकर बाहर कितना भी हुक्म चला लें, पर घर में सबकी ताबेदारी करनी ही पड़ती है। चूल्हे से किस औरत का पिंड छूटा है? अम्मा का समर्थन, इंदु का प्रतिवाद और मेरा मौन समर्थन रहता। बस इसी तरह मौज मस्ती में दिन गुजर रहे थे। हफ्ते में 1 आध दिन संध्या नहीं आती तो घर में चारों ओर एक उदासी का माहौल बना रहता। उसके आते ही सब कुछ बदल जाता। आते ही बिना पूछे ना आने की कैफियत शुरू हो जाती। कारण भी ऐसे ऐसे होते कि हम लोग हंसकर रह जाते। मसलन कुतिया ने 5 बच्चों को जन्म दिया। वो किसी को पास नहीं आने दे रही थी। बस मैं हिम्मत जुटाकर चली ही गई। कटोरे में दूध रोटी रखकर आ गई। अम्मा चिल्लाती रह गई, अब बतलाओ, वो भूखी प्यासी बने रहे तो मेरे गले से कौर भी नीचे उतरेगा? कभी कहती, पड़ोस में जो भार्गव अंकल हैं ना, खूब तेज बुखार से तप रहे थे। बेटा वो ऑफिस जाते समय पानी रखना भूल गए। अब ऑफिस से उन्हें तो क्या बुलाते। मुझे फ़ोन किया, भागी भागी गई। दोपहर भर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखती रही। शाम को जब बेटा घर आ गया तब घर आ पाई। ऐसी ही थी हमारी संध्या। इंदु अक्सर कह उठती, काजी जी क्यों दुबले हुए? शहर के अंदेशे से। एक बार तो हद हो गई। परीक्षा नज़दीक आ गई। संध्या नदारद, ना कॉलेज आ रही ना घर। फ़ोन करो तो घर से कोई ना कोई झल्ला कर कह ही देता, हमें नहीं पता कब आएगी। परीक्षा शुरू होकर ख़त्म भी हो गई, पर उसे नहीं आना था, नहीं आई। एक दिन हम लोग उसके घर पहुँचे। आधी अधूरी जो जानकारी मिली उसके अनुसार वो चिकनगुनिया रोग से पीड़ित लोगों की मदद कर रही थी। किसी को अस्पताल ले जाना, किसी के लिए दवा दारू का इंतज़ाम करती, किसी स्वयंसेवी संस्था की सदस्य बन गई थी। घर वाले भी नाराज़ थे। परीक्षा न देकर साल बर्बाद कर लिया था। पर वो इन सब बातों की परवाह करने वालों में से नहीं थी। परमात्मा ने फुर्सत में जो गढ़ा था, एक आम लड़कियों से कुछ अलग ही थी वो।
शाम को थकी हारी लौटती तो शायद फ़ोन इसलिए नहीं करती होगी कि हम लोग उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे। हमारी दुनिया अपने घर परिवार तक ही सीमित थी, पर उसकी दुनिया का दायरा बहुत बड़ा था। कुछ लोगों को भगवान संसार में लाते ही दूसरों के लिए हैं, पर ऐसे लोगों की न राह आसान होती है न मंजिल। कदम कदम पर विरोध। सबसे पहला स्वर घर से ही उठा था। बड़ी समाज सेवी बनी हैं, अपने नाम का झंडा गाड़ने निकली हैं। फिर पड़ोसियों की कटुक्तियाँ रात बिरात चली आ रही हैं, राम जाने क्या गुल खिलाती हैं। हम भी जानते हैं समाज सेवा के नाम पर क्या क्या होता है। घर वाले भी ना जाने कैसे हैं, छुट्टा छोड़ रखा है जवान लड़की को। पर संध्या पर इन बातों का कोई असर नहीं था, हंसकर टाल देती। दिन पर दिन उसका दायरा बढ़ता गया, हम लोग सीमाओं में सिमटते गए। बहुत दिनों बाद वो अचानक धूमकेतु की तरह उदित हो गई। हम देखते ही रह गए। चेहरा एकदम काला पड़ गया था, बदन भी दुबला गया था, पर हंसी में कोई अंतर नहीं, वही उत्साह से लबरेज, जीवंतता से भरपूर। आते अम्मा से लिपट गई। अम्मा भरपेट खाना खिलाओ, तरस गई हूँ, कब से तुम्हारे हाथ का बना खाना नसीब नहीं हुआ। बस फटाफट आलू के पराठे अचार दही से खिला दो। अम्मा बस निहाल हो गई, झिड़कते हुए बोली, ऐसी ही याद आ रही थी तो बता इतने दिनों कहाँ थी। चिंता के मारे हम लोग कितने परेशान थे। कितनी दुबली हो गई है, क्या खाने को रोटी नहीं मिलती थी। अरे अम्मा, रोटी तो थी, पर तुम्हारा प्यार जो नहीं था। अब तुम ही बतलाओ, रोटी तन पे कैसे लगती। हम सब हंस पड़ते। बातें बनाना कोई इससे सीखे, कहकर अम्मा हमारी महफिल से रुखसत हो जाती। फिर उसका धारा प्रवाह घटनाओं का ब्यौरा देना हम लोग मंत्रमुग्ध से सुनते रहते। उसके वो एक व्यक्तिगत अनुभव जहाँ हमारे लिए किस्से थे, उन्हें संध्या ने अनुभव किया था। जिन चीज़ों की शहर में रहकर हम कल्पना नहीं कर सकते थे, उन स्थितियों को वो स्वयं देख सुनकर आ रही थी। ये समय उसने आदिवासियों के बीच बिताया था। उदास चूल्हा, रीते डिब्बे, कुपोषण के शिकार बच्चे, पीने के लिए साफ पानी नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, रोटी की व्यवस्था, तन बेचती औरतें, अशिक्षा का माहौल, ताड़ी पीकर सब परेशानियों से मुक्त पुरुष वर्ग। कागज़ों पर सब खुशहाल हैं, बहुत सी सरकारी योजनाएं हैं, रोज़गार गारंटी योजना, स्कूल भवन, पंचायत भवन हैं, मध्याह्न भोजन है, पर जिनके लिए ये सब है वे इन सुविधाओं से अपरिचित हैं। कौन बतलाए उन्हें। सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। उसकी बातें सुनकर लगने लगा आज भी प्रेमचंद के समय के गांव अपने अस्तित्व में हैं। देश आज़ाद हुए कितने वर्ष हो गए, पर इससे इनकी स्थितियां कहाँ सुधरी हैं। अचानक इंदु बोल उठी, चल मान लिया गांव में ऐसे हालात हैं, पर ये बता तुम इतने दिनों इनके बीच रही तो क्या कर लिया। परीक्षा भी छोड़ दी, साल बर्बाद किया सो अलग। संध्या ने बीच में ही बात काट दी। तुमने परीक्षा दी है ना, चलो डिग्री मिल जाएगी, शादी के काम आएगी। मेरी छोड़ो, बिना डिग्री के भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तुम्हारे भगवान ने किसी का नाम तो मेरी रेखाओं में लिखा ही होगा। रही बात मैंने क्या किया, सो दो चार लोगों को भी उनके अधिकारों के प्रति सजग कर पाई तो अपना जीवन धन्य मानूंगी। अपने लिए तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं, मैं तो उन्हें जीने का हौसला देती हूँ। जिनमें आत्मविश्वास जगाना चाहती हूँ। दोपहर को औरतें फुर्सत में होती हैं, वे वक्त बर्बाद ना करें। बस मैं उन्हें साफ़ सफाई के विषय में बताती हूँ, अक्षर ज्ञान देने की कोशिश करती हूँ, समय की नब्ज़ पकड़ना सिखाती हूँ, बदलते वक्त के साथ बदलना सिखाती हूँ। इन सब की बदहाली के पीछे मात्र अशिक्षा है। मैं अपने इसी हौसले के बल पर उन्हें ज़मीनी हकीकत से परिचित कराती हूँ। वे अपनी कुछ अतिरिक्त आय कमा सकें, इसके लिए छोटे मोटे साधन जुटाती हूँ। कुछ लोगों के जीवन में भी बदलाव ला सकी तो अपना श्रम सार्थक समझूंगी। बस मुझे उसी दिन का इंतज़ार है। चलना तो उन्हें है, मैं बस राह दिखलाना चाहती हूँ। सच कहूँ, जिस अज्ञान के अंधकार में ये लोग घिरे हैं, उनसे बाहर निकालने के लिए हम जैसे जुगनुओं की ज़रूरत है। उनके पास क्षमता है, पर साधन का अभाव है। हौसले हैं, पर राह मुश्किल है। चारों ओर गंदगी का साम्राज्य, अज्ञानता पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। संध्या के अनवरत भाषण को बीच में रोककर इंदु बोल उठी, बहुत अच्छा है, पर ये तो बतला, इस महती कार्य में हाथ बटाने वाले और लोग भी हैं क्या, अथवा अकेले ही मोर्चा संभाले है। इस प्रश्न पर वो कुछ पल मौन रही, फिर बोली, वैसे तो और लोग भी हैं, पर सही मायने में एक सुधाकर जोशी हैं जो मेरी ही तरह सोचते हैं। उनकी कार्य प्रणाली भी बिल्कुल अनोखी है। सब सोचते रहते हैं और वे तुरंत निर्णय ले लेते हैं। सबसे ज़्यादा हर परिस्थिति का सामना करने का उनमें मादा भी खूब है। सुनते ही इंदु उछल पड़ी, तो ये कहो
मैडम जी को सही मायने में हमसफ़र मिल गया है। अब हमसफ़र तो है ही, मतलब क्या उसे जीवन में हमसफ़र बनाने का भी इरादा है? प्रश्न सुनते ही उसके चेहरे पर सूर्योदय की लालिमा छा गई। फिर क्या था, हम दोनों को उसे छेड़ने का मौका मिल गया। फिर तो जब भी वो मिलती बातों का केंद्र बिंदु सुधाकर ही होते। बातों ही बातों में उसने बतलाया कि माँ और भाई दोनों इस रिश्ते से नाखुश हैं, पर उसे पूरा विश्वास था ये विरोध अधिक दिन टिकने वाला नहीं। वो कहती, कर लेने दो उन्हें भी अपने स्तर पर कोशिश। मैं जानती हूँ हमारे समाज में मेरी जैसी लड़की के लिए लड़का मिलना इतना आसान नहीं है। मिल भी गया तो दहेज की रकम कहाँ से जुटाएंगे? भाई इतना मूर्ख नहीं है कि अपनी अल्प बचत भी बहन के लिए होम कर दे। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। घर में मेरी शादी की चर्चाएं चलने लगीं और एक दिन सर्वसम्मति से उसी शहर में मेरे लिए वर का चुनाव हो गया। फेरे पड़े और मैं अपनी ससुराल आ गई। शादी में संध्या कहीं अपने मिशन पर निकली हुई थी, इसलिए शरीक नहीं हो पाई। जब तब इंदु से समाचार मिल जाया करते थे। उसी से पता चला था अंत में माँ भाई की सहमति से सादे समारोह में सुधाकर से संध्या का विवाह हो गया था। इंदु भी विवाह कर भोपाल चली गई। सब अपनी अपनी गृहस्थी में रम गए और संध्या हमारी स्मृतियों में कैद होकर रह गई। आज संध्या का अचानक मिलना, वो निस्तेज चेहरा मेरी आंखों के आगे बार बार घूम रहा था। मेरी उत्सुकता अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। मैं बड़ी शिद्दत से उसके फ़ोन का इंतज़ार करने लगी, पर निराशा ही हाथ लगी। अपनी मूर्खता पर पछतावा भी हुआ। मैंने फ़ोन नंबर क्यों नहीं ले लिया था? अचानक एक दिन संध्या ने घंटी बजाई। दरवाज़ा खोला तो सामने उसे खड़े पाया। मैंने उत्सुकता से पीछे झांकते हुए कहा, ये क्या अकेले? सुधाकर कहाँ हैं? साथ क्यों नहीं लाई? अरे नहीं मधु दीदी, अब सुधाकर कहाँ? अब तो उस अध्याय का पटाक्षेप हो चुका है। मैं चौंकी, क्या मतलब? फीकी हंसी हंसते हुए बोली, अरे अंदर तो आने दो, सब बतला दूंगी। बहुत प्यास लगी है, किचन कहाँ है आपका? तू बैठ, पानी में लाती हूँ, कहकर मैं अंदर चली गई। पानी लेकर लौटी तो देखा वो मेरे पारिवारिक चित्र को एकटक देख रही थी, जिसमें मैं अपने 2 बच्चों और पति के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। कितने प्यारे बच्चे हैं दीदी, शायद स्कूल गए होंगे, और जीजाजी ऑफिस। मैं जानबूझकर इस समय आई हूँ ताकि इत्मीनान से बातें कर सकूँ। और सुनाओ दीदी, क्या हाल है? मेरी छोड़, मैं तो ठीक हूँ, तू अपनी सुना, कैसी हालत हो रही है? सुधाकर कहाँ चला गया? सब बता दूंगी दीदी, पहले आप आराम से बैठ तो जाओ। कुछ देर संध्या मौन रही। शायद सोच रही थी कि कहाँ से शुरू करूं। वातावरण अनायास बोझिल हो गया था। दीदी ये तो आप जानती ही हो, बड़े सादे समारोह में हमारा विवाह हुआ था। कुछ दिन सब ठीक ठाक चलता रहा, 2 बच्चे भी हो गए। मैं बहुत खुश थी। मेरी भावनाओं की कद्र करने वाला मेरा जीवन साथी बन गया था। धीरे धीरे समय के साथ बदलाव दिखने शुरू हुए। खर्चे बढ़ रहे थे, आमदनी का बंधा हुआ कोई जरिया नहीं था। समाज सेवा का भूत भी धीरे धीरे उतरने लगा था। मेरे पास वक्त नहीं था। सुधाकर की समाज सेवा भूखे पेट रहकर हो नहीं सकती थी। पहले जो कारण हमें करीब लाया था, अब वही झगड़े की जड़ बन गया था। पैसा कमाने की जद्दोजहद ने हमारी सारी कोमलताएं, संवेदनाएं छीन लीं। आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला शुरू होता, वो लात घूंसों गालियों पर ख़त्म होता। मेरे सारे स्वप्न भंग हो गए थे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता था कि ये वही सुधाकर है जिससे मैंने प्यार किया था। डिग्री हाथ में थी नहीं जो ढंग की नौकरी मिलती। अनपढ़ भी नहीं थे कि मेहनत मजदूरी कर लेते। अधकचरी शिक्षा ने हमें कहीं का नहीं रखा। पैसों की किल्लत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। मैंने घर पर ही फॉल, पीको, ब्लाउज सिलना, छोटे मोटे काम शुरू किए, पर 4 लोगों का पेट भरना आसान काम नहीं था। मैं सुधाकर को बहुत समझाती, 2-4 ट्यूशन बच्चों की पकड़ ले, मिलकर सब ठीक कर लेंगे, हमेशा दिन यही थोड़ी रहेंगे। पर मेरी बात को अपने निकम्मेपन से जोड़ता। उसे लगता मैं ताना दे रही हूँ। बाद में किसी गलत सोबत में पड़कर शराब भी पीकर आने लगा। हद तो तब हो गई जब अपने गुंडे दोस्तों को घर लाने लगा। जितना मैं विरोध करती उतना ही वो उग्र होता चला गया और एक दिन उसने सारी हदें तोड़ दी। कहकर संध्या फूट फूट कर रोने लगी। मैंने सिर पर हाथ फेरते हुए सांत्वना देते हुए कहा, मैं सब समझ रही हूँ। सच तो ये है कि हताशा ने उसे तोड़ दिया था। अपनी कमज़ोरी छिपाने के लिए वो तुम पर अपनी ताकत दिखलाता था। जानती हो दीदी, एक दिन वो बीबी की दलाली पर उतर आया। दोस्तों से मेरा सौदा कर रहा था। भनक मेरे कान में पड़ गई।
उसी समय दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर मैंने सदा के लिए वो घर छोड़ दिया और माँ के घर आ गई। और कहाँ जाती। बाद में 2-3 बार आया, माफ़ी मांगता रहा, पर किसे माफ़ करूं? इस सुधाकर को तो मैं जानती नहीं। जानती हूँ आगे की राह बड़ी कठिन है, पर मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। बच्चे मेरे हैं, मेरा दायित्व है उनका पालन पोषण करना। जैसे भी हो उन्हें मैं इस लायक बनाऊंगी कि समाज में सिर ऊंचा करके जी सकें। संध्या चली गई। बहुत से अनुत्तरित प्रश्न छोड़ गई है। मैं हैरान हूँ नियति पर, जिसने अपनी उम्र के बेहतर साल दूसरों की सेवा में लगा दिए। बदले में उसे क्या मिला? बस परमात्मा से यही मांगती हूँ कि उसका मनोबल बनाए रखें। खुददार इतनी है कि किसी से कुछ सहायता भी नहीं लेगी। जैसे भी वो बच्चों को अपने बलबूते पर पालेगी। किसी के सामने हाथ फैलाने की तो सोच भी नहीं सकती। ईश्वर बस उसे हौसला दिए रखना। अभी आप सुन रहे थे सुबोध चतुर्वेदी जी की लिखी हुई कहानी बिखरे स्वप्न। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।